सोचिए, अगर आपको एक ऐसी नौकरी मिले जिसमें सिर्फ एक बूढ़े आदमी की देखभाल करनी हो, रहने के लिए करोड़ों की हवेली, शानदार कमरा और मोटी सैलरी, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको पता चले कि इस घर के दरवाजों के पीछे ऐसा रहस्य छिपा है जो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है कैरोलिन एलिस से, जो न्यू ऑर्लिन्स के एक अस्पताल में नर्स का काम करती है। कैरोलिन अंधविश्वास, जादू टोना और भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, लेकिन अस्पताल में रोज बुजुर्गों को अकेले मरते देखकर वह अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसे अखबार में एक अजीब विज्ञापन दिखाई देता है। शहर से दूर दलदलों के बीच बनी एक पुरानी हवेली में एक लकवाग्रस्त बूढ़े आदमी की देखभाल के लिए केयर टेकर की जरूरत थी और इसके बदले बहुत अच्छी सैलरी दी जा रही थी। कैरोलिन बिना देर किए नौकरी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस हवेली में वह कदम रखने जा रही है वहाँ सिर्फ एक बीमार इंसान नहीं, बल्कि कई साल पुराना एक खौफनाक रहस्य उसका इंतजार कर रहा था। अगली ही सुबह कैरोलिन अपनी कार लेकर उस एड्रेस पर निकल पड़ती है। रास्ता जितना आगे बढ़ता है, माहौल उतना ही सुनसान और खौफनाक होता चला जाता है। हर तरफ घने जंगल, मटमैला पानी और पेड़ों पर लटकती हुई अजीब सी बेलें दिखाई देती हैं। यह जगह शहर से पूरी तरह से कटी हुई है और कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद आखिरकार कैरोलिन उस पुराने जमाने के हवेली के सामने पहुंचती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दूर दूर तक एक पक्षी भी दिखाई नहीं देती है। सामने खड़ी बिल्डिंग देखकर ही अजीब सा लगता है। दीवारों पर पुरानी दरारें, उखड़ी हुई पेंट और ऐसा लगता है जैसे इस हवेली में बहुत कुछ हुआ हो। वह अंदर जाती है और जोर से आवाज लगाती है, कोई है यहाँ? तभी अचानक से दरवाजा अपने आप खुलती है और कुछ मिनट अंदर जाने पर उसे सामने पीछे के गार्डन में हवेली की मालकिन वायलेट दिखाई देती है, जो अपने हस्बैंड की बाल काट रही होती है। इसी बीच उसकी मुलाकात ल्यूक से होती है, जो इस हवेली का कानूनी मामलों को संभालता था। वो कैरोलिन को बताता कि वायलेट के हस्बैंड बेन को कुछ दिन पहले स्ट्रोक आया था, जिससे कारण उनका शरीर पूरा पैरालाइज हो गया और उन्हीं की देखभाल के लिए उन्हें एक नर्स की जरूरत है। इसके बाद ल्यूक कैरोलिन को इस घर की मालकिन वायलेट से मिलाता है, लेकिन वायलेट का व्यवहार बहुत ही अजीब और रूखापन था। वह कैरोलिन को नौकरी पर रखने के लिए हिचकिचा रही थी, क्योंकि वह इस इलाके की लड़की नहीं थी। लेकिन ल्यूक उसे समझाता कि तुम्हारी इन्हीं व्यवहार के वजह से कोई भी नर्स यहाँ टिक नहीं पाती। पिछली 4 लड़कियां भी इसी वजह से वापस चली गई थी। ल्यूक के थोड़ा समझाने पर वायलेट कैरोलिन को नौकरी पर रखने के लिए मान जाती है, लेकिन जाते वक्त वह ल्यूक से कहती कि यह लड़की इस घर को कभी समझ नहीं पाएगी। उसके जाने के बाद कैरोलिन ल्यूक से पूछती, मैं इस घर को समझ नहीं पाऊंगी, इस बात का क्या मतलब था? इस पर ल्यूक उसे समझाता है कि दरअसल बेन के बीमार होने के वजह से वायलेट बहुत परेशान है, इसलिए वह ऐसी बातें करती रहती है, लेकिन इसका तुम टेंशन मत लो, तुम्हें अपना सैलरी वक्त पर मिलता रहेगा। इसके बाद अगली सुबह कैरोलिन शहर से अपना सारा सामान लेकर हवेली के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है और जब वह पेट्रोल भरने के बाद पैसे देने के लिए दुकान की तरफ गई तो उसकी नजर नीचे जमीन पर गई। दरवाजे के ठीक नीचे लाल रंग की ईंटों का पाउडर से एक सीधी लाइन खींचा गया था। कैरोलिन के लिए यह अजीब था, लेकिन फिर भी वह उसे अनदेखा करके अंदर चली जाती है। अंदर का नजारा देखकर कैरोलिन की रूह कांप गई, क्योंकि दुकान के अंदर हड्डियां के ताबीज, मगरमच्छ के सूखे सिर और छत से अजीब जानवरों की हड्डियां झूल रही थी। यह देखकर ऐसा लग रहा था कि यह दुकान कोई साधारण दुकान नहीं, बल्कि काले जादू की दुकान थी। कैरोलिन आवाज लगाती है कि कोई है यहाँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी दुकान के पीछे बने एक छोटे से अंधेरे कमरे से अजीब सी भाषा के मंत्र और एक बच्चे के रोने की धीमी आवाज आती है। कैरोलिन उत्सुकता और थोड़े डर के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ी। तभी अचानक उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद और अंधी थीं। इसी बीच उसके ठीक पीछे से एक भारी और डरावने इंसान का साया आता है। कैरोलिन डर के मारे चीखते चीखते बची, क्योंकि वह भारी भरकम आदमी हाथ में एक तेज धारदार चाकू लेकर सीप को कच्चा खा रहा था। उसकी आंखें कैरोलिन को ऐसे घूर रही थीं जैसे वह कोई शिकार हो। कैरोलिन जल्दी से अपने पर्स से पैसे निकालकर उस आदमी को थमा देती और तुरंत वहाँ से निकल जाती है। हवेली पहुँचने के बाद कैरोलिन अपना सारा सामान अपने कमरे में रखने लगी, लेकिन एक अजीब बात उसको कब से खाई जा रही थी। वो ये कि इस कमरे में एक भी आईना नहीं था और यहाँ तक उस कमरे में जहाँ भी आईना रखने की जगह थी वहाँ से भी आईना हटा दिया गया था। जब उसने कमरे के बाहर जाकर देखा तो पूरे घर में भी कहीं आईना नहीं लगा था। थोड़ी देर बाद कैरोलिन बेन के कमरे में जाती है और जैसे ही वह उसकी हालत देखने के लिए उसके करीब जाती तो अचानक बेन कैरोलिन का हाथ कसकर पकड़ लेता है। उसकी आंखों में साफ घबराहट थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन लकवे के वजह से उसका मुंह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी पीछे से वायलेट आती, जिसके हाथ में एक दवा का कप था। दवा पिलाते ही बेन शांत होकर सो जाता है। इसके बाद वायलेट कैरोलिन को बाहर ले जाकर हवेली के नियम समझाने लगती है। वह कहती है बेन को सुबह 11 बजे और शाम 6 बजे दवा देनी होगी। इस बार उसका व्यवहार पहले के मुकाबले थोड़ा नरम था। इसी दौरान कैरोलाइन ने वायलेट से पूछा कि आप लोग इस घर में कब से रह रहे हैं। वायलेट बताती है कि पहले वे लोग सवाना में रहते थे, लेकिन कुछ साल पहले यहाँ आ गए। ये बंगला उन्होंने एक भाई बहन से खरीदा था, जिनका नाम मार्टिन और ग्रेस था। इसके बाद वायलेट एक पुरानी तस्वीर की तरफ इशारा करती है। तस्वीर में मार्टिन और ग्रेस मुस्कुराते हुए खड़े थे। कैरोलाइन जैसे ही उस तस्वीर
तस्वीर को हाथ में उठाती है तभी उसके पीछे छिपी एक दूसरी तस्वीर नीचे गिर जाती है। इस तस्वीर को देखकर कैरोलाइन की नजर तुरंत उन दो काले नौकरों पर जाती है जो मार्टिन और ग्रेस के पीछे खड़े थे। तस्वीर पलटने पर पीछे दो नाम लिखे थे, पापा जस्टिफाई और मामा सिसिल। कैरोलाइन को यह बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछती, वायलेट उसे एक अजीब सी चाबी पकड़ा देती है। वायलेट बताती है कि यह इस घर की स्केलेटन की है। इससे घर का लगभग हर दरवाजा खोला जा सकता है। उसके पास भी ऐसी ही एक चाबी है और वह चाहती है कि कैरोलाइन भी इसे अपने पास रखे। लेकिन कैरोलाइन के दिमाग में अब एक और सवाल घूम रहा था, इस पूरे घर में एक भी आईना क्यों नहीं था? जब कैरोलिन ने वायलेट से इस बारे में पूछा तो वायलेट ने मुस्कुराते हुए कहती है वह और उनके पति बूढ़े हो चुके हैं और अब उन्हें आईने में अपने ढलते हुए चेहरे देखना पसंद नहीं है, इसलिए उसने घर के सारे आईने बेच दिए। जवाब सुनकर कैरोलाइन चुप तो हो जाती है, लेकिन उसके मन में वायलेट को लेकर शक और भी बढ़ जाता है। अगले दिन वायलेट बगीचे में पौधों की देखभाल कर रही थी। तभी उसे याद आता है कि वह फूलों के बीज ऊपर अटारी में रखना भूल गई है। वायलेट कैरोलाइन से कहती है कि तुम ऊपर जाकर बीज ले आओ। कैरोलाइन अटारी में पहुंचती है। ये वही जगह थी जहां कुछ समय पहले बेन को स्ट्रोक आया था। अटारी में कदम रखते ही कैरोलाइन को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। पूरा माहौल इतना शांत था कि छोटी सी आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नजर बीजों के पैकेट पर पड़ती है। कैरोलाइन जैसे ही उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ती है तभी अचानक पीछे से जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगती है। कैरोलाइन घबराकर पलटती है। सामने दीवार के पास रखी लकड़ी की एक शेल्फ तेजी से हिल रही थी। वह धीरे धीरे उसके पास जाती है और तभी उसे पता चलता है कि शेल्फ के ठीक पीछे एक छोटा सा दरवाजा है। और सबसे डरावनी बात, दरवाजा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जोर जोर से हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर बंद है और किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहता है। कैरोलाइन धीरे धीरे उस दरवाजे के हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां हैंडल को छूने वाली होती हैं, दरवाजा अचानक हिलना बंद कर देता है। कैरोलाइन कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रहती है। फिर वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक था और अब कैरोलाइन के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर इस बंद कमरे के अंदर ऐसा क्या है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे स्केलेटन चाबी की याद आती। उसने तुरंत उस चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात थी कि दरवाजा जरा सा भी नहीं खुला। तभी नीचे से वायलेट ने कैरोलाइन को आवाज लगाई। आवाज सुनकर कैरोलाइन नीचे पहुंची और वायलेट से कहती है कि आपने तो बताया था कि इस स्केलेटन चाबी से घर के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, फिर एटिक का यह कमरा क्यों नहीं खुल रहा? ये सुनते ही वायलेट के चेहरे का रंग थोड़ा बदल जाता है। वह कैरोलाइन से कहती है कि उस कमरे का दरवाजा कभी नहीं खुला। जिस दिन से वो लोग इस घर में आए हैं तब से वो कमरा बंद है। लेकिन कैरोलाइन के मन में अब एक सवाल उठ चुका था कि आखिर उस कमरे के अंदर ऐसा क्या है जिसे इतने सालों से बंद रखा गया है। उसी रात बाहर तेज बारिश हो रही थी और कैरोलाइन गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आती है। आवाज सुनते ही कैरोलाइन की नींद खुल जाती है। उसे तुरंत ख्याल आता है कि ऊपर बेन और वायलेट का कमरा है, कहीं बेन बिस्तर से गिर तो नहीं गया। कैरोलाइन बिना समय गंवाए बेन के कमरे की तरफ भागती है, लेकिन कमरे के अंदर पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बेन अपने बिस्तर पर था ही नहीं। कैरोलाइन घबराकर पूरे कमरे में उसे ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है और वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह जाती है। बेन तेज बारिश के बीच खिड़की से बाहर निकलकर शेड पर पहुंच चुका था और अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। कैरोलाइन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक बेन का संतुलन बिगड़ता है और वह सीधे जमीन पर जा गिरता है। कैरोलाइन दौड़ती हुई नीचे पहुंचती है और बेन को संभालने लगती है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। तभी वायलेट भी वहां पहुंच जाती है और घबराकर कैरोलाइन से कहती है कि जल्दी से बेन की व्हील चेयर लेकर आओ। कैरोलाइन तुरंत ऊपर बेन के कमरे में जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक टूटे हुए गमले पर पड़ती है। गमले के पास एक बेड की चादर पड़ी थी और उस पर मिट्टी से कुछ लिखा हुआ था। कैरोलाइन चादर उठाकर ध्यान से देखती है और उस पर लिखे शब्द देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उस पर लिखा था हेल्प मी। अब कैरोलाइन को यकीन हो जाता है कि बेन उसे किसी तरह कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। वह उस चादर को चुपचाप उठाकर अपने कमरे में छुपा देती है और फिर बेन को लेने के लिए नीचे भाग जाती है। लेकिन जैसे ही कैरोलाइन बेन के पास पहुंचती है, बेन उसका हाथ फिर से कसकर पकड़ लेता है और अब भी उसकी आंखों में वही डर था जो पहले था, लेकिन लकवे की वजह से वह बोल नहीं पाता है। अब कैरोलाइन को समझ आने लगता है कि इस घर में जो कुछ दिखाई दे रहा है उसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज छिपा है और शायद वायलेट उसी राज को उससे छुपा रही है। अगली सुबह ल्यूक प्रॉपर्टी के काम से हवेली पर आता है। कैरोलाइन उसे पिछली रात की पूरी घटना बताती है और फिर उसे अपने कमरे में ले जाकर बताती है कि बेन उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था और उसने चादर पर एक मैसेज भी लिखा था। लेकिन जैसे ही कैरोलाइन चादर खोलकर ल्यूक को दिखाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि जिस चादर पर रात में साफ साफ हेल्प मी लिखा हुआ था, अब उस पर एक भी शब्द नहीं था। चादर पूरी तरह साफ थी। कैरोलाइन समझ नहीं पाती कि आखिर रातों रात उस पर लिखा मैसेज गायब कैसे हो गया। तभी वायलेट ल्यूक को बुलाने के लिए वहां आ जाती
थी, जिस वजह से ल्यूक को वहां से जाना पड़ा। लेकिन जाते जाते वह कैरोलाइन को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि अगर उसे कोई जरूरत पड़े तो उसे कॉल कर सकती है। अब कैरोलाइन के दिमाग में बेन को लेकर कई सवाल घूम रहे थे। उसे लगने लगा था कि इन सवालों का जवाब शायद एटिक के उस बंद कमरे में छिपा है, खासकर इसलिए क्योंकि बेन को स्ट्रोक भी उसी कमरे के आसपास आया था। अगले दिन मौका देखकर कैरोलाइन चुपचाप एटिक में पहुंच गई। उसने शेल्फ के पीछे बने गुप्त दरवाजे के ताले में हेयर पिन डालकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे ताले के होल के अंदर कुछ फंसा हुआ महसूस हुआ। कैरोलाइन जल्दी से पिन की मदद से उस चीज को बाहर निकाला और पता चला कि वह चीज किसी दूसरी चाबी का टूटा हुआ हिस्सा था, जो किसी ने ताले के अंदर जानबूझकर उसे फंसाया था। इसके बाद कैरोलाइन तुरंत अपनी चाबी लगा दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा आसानी से खुल गया। लेकिन अंदर कदम रखते ही कैरोलाइन के होश उड़ जाते, क्योंकि पूरा कमरा किसी भयानक काले जादू की गंध और खौफ से भरा पड़ा था। चारों तरफ अजीबोगरीब जड़ी बूटियां, जानवरों की कटी फटी हड्डियां, पिघली हुई मोमबत्तियां, इंसानी बाल और तंत्र मंत्र की पुरानी किताबें बिखरी पड़ी थी। तभी उसकी नजर एक पुराने विनाइल रिकॉर्ड पर पड़ती है, जिस पर धूल जमा थी। उस पर लिखा था, पापा जस्टिफाई, कसम और बलि की विधि। पापा जस्टिफाई वही ब्लैक नॉकर था जिसकी फोटो कैरोलाइन ने हवेली के पुराने मालिक मार्टिन और ग्रेस की तस्वीर के पीछे छिपी देखी थी। तभी जमीन पर पड़ी एक अजीब अंगूठी कैरोलाइन का ध्यान खींचती है, जिस पर 3 सांपों के मुंह बने हुए थे। कैरोलाइन अभी उस अंगूठी को हाथ में लेकर देख ही रही थी कि तभी नीचे से वायलेट की भारी आवाज गूंजती है, जो कि कैरोलाइन को तेजी तेजी पुकार रही थी। आवाज सुनते ही कैरोलाइन अंगूठी वहीं छोड़ देती है और डिस्क को लेकर एटिक की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह वहां पहुंच पाती, वायलेट खुद एटिक के दरवाजे तक आ चुकी थी। यह देखकर कैरोलाइन तुरंत पास रखी एक पुरानी लकड़ी की मेज के पीछे सांस रोककर छिप जाती है। वायलेट कमरे में आकर चारों तरफ अपनी शक की निगाहें दौड़ाती है, पर किस्मत से कैरोलाइन उसे दिखाई नहीं देती। कुछ देर बाद वायलेट वापस नीचे चली जाती है। वायलेट के जाते ही कैरोलाइन राहत की सांस लेती है, पर जैसे ही वह मेज के पीछे से बाहर निकलती है, उसकी नजर कमरे के कोने में रखी चीजों पर पड़ती है और वह सन्न रह जाती है, क्योंकि वायलेट ने उससे कहा था कि उसने घर के सारे आईने बेच दिए हैं, लेकिन यहाँ तो कमरे के सारे आईने अभी भी छिपा कर रखे हुए थे। अब कैरोलाइन के मन में एक और बड़ा सवाल पैदा हो जाता है, अगर सारे आईने अभी भी इसी घर में मौजूद हैं, तो आखिर वायलेट ने उससे झूठ क्यों बोला? खतरे को देखते हुए कैरोलाइन ज्यादा देर वहां नहीं रुकती। वह उस डिस्क रिकॉर्ड को उठाकर सीधा अपनी दोस्त जिल के घर पहुंचती है। दोनों मिलकर जब उस रिकॉर्ड को प्लेयर पर चलाती हैं, तो उसमें से एक भयानक, भारी और रहस्यमयी आवाज में अजीब तंत्र मंत्र गूंजने लगते हैं, जिसे सुनकर जिल तुरंत उसे पहचान जाती है और कैरोलाइन को बताती है कि ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, बल्कि हुडू से जुड़े मंत्र हैं, और उसे अच्छे से समझाती है कि हुडू इस इलाके की एक बहुत पुरानी काले जादू की परंपरा है, जिसे आज भी कुछ लोग मानते हैं। लेकिन इसकी सबसे अजीब बात यह है कि इसका असर तभी होता है जब इंसान खुद उस पर विश्वास करे। जिल उसे आगे बताती है कि उसकी आंटी भी एक ऐसी महिला के पास जाती हैं जो हुडू के जरिए लोगों की मदद करती है। यह सुनकर कैरोलाइन बिना एक पल गंवाए जिल से उस औरत का एड्रेस पूछती है, जिस पर जिल उसे उस शहर की एक पुरानी लॉन्ड्री शॉप पर ले जाती है और कहती है, मेरी आंटी यहीं आती हैं। लेकिन इससे पहले कि कैरोलाइन उस हुडू विशेषज्ञ से मिले, वह बेन की सुरक्षा के लिए वापस उसी खौफनाक हवेली लौटने का फैसला करती है, जहाँ अब मौत और काले जादू का खेल और भी खतरनाक मोड़ लेने वाला था। अगली सुबह जब वायलेट ने बेन के कमरे में आईना देखा, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कैरोलाइन को जमकर डांटा और साफ चेतावनी दी कि वह दोबारा ऐसी गलती कभी न करे। लेकिन इस बार कैरोलाइन पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने सीधे शब्दों में कहा, मैंने एटिक के उस बंद कमरे का ताला खोल दिया है और वहां मैंने जो देखा वह किसी आम कमरे जैसा बिल्कुल नहीं था। अगर आपने अब भी मुझसे सच नहीं बताया तो मैं इसी वक्त यह नौकरी छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुनकर वायलेट को समझ आ गया कि अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है। वायलेट एक गहरी सांस लेती है और इस हवेली का खौफनाक इतिहास बताने लगती है। उसने बताया कि करीब 90 साल पहले इस हवेली का मालिक थर्प नाम का एक बेहद लालची बैंकर था, जिसने गरीबों को लूट लूट कर यह आलीशान घर बनवाया था। वह यहाँ अपनी पत्नी, 2 बच्चों और 2 नौकरों के साथ रहता था। उन नौकरों के नाम पापा जस्टिफाई और मामा सीसेल थे, जो उसी एटिक वाले कमरे में रहते थे। वे सिर्फ नौकर नहीं थे, बल्कि हुडू के माहिर खिलाड़ी थे और अपनी इस ताकत से लोगों की भलाई करते थे। लेकिन थर्प को उनकी इस असली ताकत का अंदाजा नहीं था। फिर एक रात थर्प ने हवेली में एक आलीशान पार्टी रखी, जहाँ शहर के बड़े बड़े नेता और अमीर लोग शराब और संगीत में डूबे हुए थे। तभी थर्प की पत्नी को अचानक एहसास हुआ कि उसके दोनों बच्चे काफी देर से गायब हैं। सभी लोग बच्चों को ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते जब वे एटिक के कमरे में पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। जस्टिफाई और सीसेल उन बच्चों के साथ कोई तंत्र साधना कर रहे थे। ये देखते ही शराब के नशे में धुत थर्प और उसके मेहमान गुस्से से पागल हो गए। बच्चों ने उन्हें रोकने और समझाने की बहुत कोशिश की कि उन्होंने ही जादू देखने की जिद की थी, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। गुस्से में अंधी भीड़ ने जस्टिफाई और सीसेल को फांसी पर लटकाया और उन्हें जिंदा जला दिया। लेकिन असली खौफनाक खेल तो इसके बाद शुरू हुआ।
हुआ। कुछ ही दिनों बाद थर्प ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और खुद भी सुसाइड कर लिया। उस दर्दनाक हादसे में सिर्फ उसके दोनों बच्चे जिंदा बचे, जो कई सालों तक उसी हवेली में रहे जब तक कि उन्होंने इसे बेच नहीं दिया। वायलेट ने धीमी और कांपती आवाज में कहा, लेकिन जस्टिफाई और सीसेल की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आज भी उनकी परछाइयां इस घर के आईनों में दिखाई देती हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हीं आत्माओं ने ही बेन की यह हालत की है। इसीलिए मैं इस घर में कभी आईने का इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन कैरोलाइन एक प्रैक्टिकल लड़की थी। उसने वायलेट की इन अंधविश्वासी बातों पर यकीन करने से साफ इनकार कर दिया। अगले दिन जब कैरोलाइन कपड़े सुखाने गार्डन में गई तो उसकी नजर कोने में बने एक पुराने शेड पर पड़ी। अंदर जाकर देखने पर उसे वहां ढेर सारा लाल ईंट का पाउडर रखा मिला। कैरोलाइन सोच में पड़ गई कि आखिर इतने सारे ईंट के पाउडर का यहाँ क्या काम, पर फिलहाल उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। अगले दिन कैरोलाइन उस हुडू करने वाली औरत के पास पहुंची जिसके बारे में उसकी दोस्त जिल ने बताया था। लेकिन दुकान के अंदर जाते वक्त उसने दरवाजे की चौखट पर फिर से लाल ईंट के पाउडर की एक सीधी रेखा देखी, बिल्कुल वैसे ही जैसी उसने पेट्रोल पंप पर देखी थी। अंदर पहुंचते ही कैरोलाइन ने उस औरत से पूछा, मैंने दरवाजे के नीचे लाल ईंट की रेखा देखी, आखिर यह किस लिए बनाई जाती है? उस औरत ने गंभीर होकर समझाया, यह रेखा एक ढाल की तरह काम करती है। अगर कोई इंसान मन में तुम्हारे प्रति नफरत या नुकसान पहुंचाने की नीयत रखता है तो वह चाहकर भी इस रेखा को पार नहीं कर पाएगा। यह रेखा तुम्हें यह साफ साफ दिखा देती है कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। यह सुनते ही कैरोलाइन का शक और गहरा हो गया। उसने उस औरत को बेन की हालत और हवेली की पूरी कहानी बता दी। उस औरत ने कैरोलाइन को कुछ तंत्र मंत्र का सामान और एक खास मंत्र दिया जिससे बेन की जान बचाई जा सके। उसी रात कैरोलाइन चुपके से बेन के कमरे में गई और उसके ऊपर वह मंत्र फूंकने लगी। तभी अचानक बेन के गले से एक घुटती हुई गिड़गिड़ाती आवाज निकली, कैरोलाइन प्लीज मुझे इस घर से बाहर ले चलो। इससे पहले कि कैरोलाइन कुछ समझ पाती, बाहर से वायलेट जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। कैरोलाइन ने दरवाजा नहीं खोला और तुरंत बेन से पूछा, उस दिन एटिक में आपके साथ क्या हुआ था? आपको किससे खतरा है? बेन ने कांपते हाथों से सामने की तरफ इशारा किया। कैरोलाइन ने जैसे ही मुड़कर देखा, सामने वायलेट खड़ी थी जो अपनी स्केलेटन की चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ चुकी थी। उस एक पल में कैरोलाइन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ चुका था कि बेन को किसी जस्टिफाई या सिसिल की आत्मा से खतरा नहीं है, बल्कि असली खतरा इस औरत यानी खुद वायलेट से है। और इसीलिए बेन उस रात खिड़की से कूदकर शेड की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। वायलेट ने शकअबरी नजरों से कैरोलाइन से पूछा, तुम दरवाजा बंद करके बेन के साथ क्या कर रही थी? कैरोलाइन ने खुद को संभालते हुए तुरंत झूठ बोल दिया कि वह बेन को बस एक कहानी सुना रही थी। हालांकि वायलेट को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ और उसने कैरोलाइन को तुरंत वहां से जाने को कह दिया। अब कैरोलाइन को सारी हकीकत की भनक लग चुकी थी। उसने अगले ही दिन वकील ल्यूक से मिलने का फैसला किया। हवेली से निकलने से पहले उसने एटिक में पड़ी उन अजीबोगरीब चीजों की तस्वीरें खींच ली थी जिसमें जादू टोने का सामान, पुराने रिकॉर्ड्स, मंत्रों की किताबें और पुतले शामिल थे। कैरोलाइन ने वे सारी तस्वीरें ल्यूक को दिखाई और कहा, यह पूरा कमरा काले जादू से भरा पड़ा है। मुझे वायलेट पर पूरा शक है कि वह बेन को धीरे धीरे मार रही है। लेकिन ल्यूक एक व्यावहारिक वकील था। उसने कैरोलाइन की बातों को महज उसका वहम बताकर खारिज कर दिया। अब कैरोलाइन समझ गई कि उसे बेन को अकेले ही बचाना होगा। जब ल्यूक उसे गाड़ी से छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में वही पुराना पेट्रोल पंप आया जहां कैरोलाइन ने पहली बार लाल ईंट की रेखा देखी थी। कैरोलाइन ने तुरंत गाड़ी रुकवाई और दोनों अंदर गए। वहां वही अंधी बूढ़ी औरत बैठी थी। कैरोलाइन ने उससे सीधे पूछा, क्या आप पापा जस्टिफाई की कसम और बलि की विधि के बारे में कुछ जानती हैं? ये नाम सुनते ही उस अंधी औरत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी कांपती आवाज निकली, उस हुडू का नाम भी अपने मुंह पर मत लो लड़की। उसने डरते हुए आगे बताया कि कसम और बलि ये कोई आम हुडू नहीं है, बल्कि एक बेहद खतरनाक और भयानक विद्या है। कहा जाता है कि उम्र बढ़ाने के लिए इस हुडू की इस्तेमाल की जाती है, जिसमें किसी बेगुनाह इंसान की बलि देकर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया जाता है ताकि खुद की जिंदगी लंबी की जा सके। इस काले जादू को पापा जस्टिफाई ने खोज निकाला था, लेकिन सुना है कि इसका इस्तेमाल करने से पहले ही उसे और उसकी पत्नी को लोगों ने मार डाला था। अब कैरोलाइन को पूरा सच समझ आ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि वायलेट इसी अंधविश्वास और जिंदगी बढ़ाने के लालच में बेन की बलि चढ़ाने की तैयारी कर रही है। ये सच सामने आते ही कैरोलाइन ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज ही रात वह बेन को लेकर इस खौफनाक बंगले से सही सलामत निकाल लेगी। ल्यूक उसे लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कैरोलाइन पीछे हटने को तैयार नहीं होती। हवेली लौटते ही कैरोलाइन सीधा गार्डन शेड में जाती है, जहां उसने पहले ढेर सारा लाल ईंट का पाउडर देखा था। उस पाउडर से उसने अपने कमरे की दहलीज पर एक सीधी लाइन खींच दी, क्योंकि हुडू के हिसाब माना जाता है कि जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वह आपकी बनाई ईंट के पाउडर की लाइन को पार नहीं कर सकते। कैरोलाइन बस यह परखना चाहती थी कि क्या वायलेट सच में उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहती है या नहीं। साथ ही वह यह भी देखना चाहती थी कि हुडू वाकई काम करता है या एक
अंधविश्वास है, कैरोलाइन चालाकी से उस लाइन को कमरे के डोरमैट से छिपा देती है। इसके बाद वह छत से पानी टपकने का बहाना बनाकर वायलेट को अपने कमरे में बुलाती है, लेकिन वायलेट कमरे के दरवाजे पर आते ही ठिठक गई और कमरे की चौखट पार नहीं की। उसने कैरोलाइन से कहा, दरअसल मेरा खाना चूल्हे पर चढ़ा है, कहीं जल ना जाए, मैं बाद में यह देखती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। ये देखकर कैरोलिन की आंखें फटी की फटी रह जाती, क्योंकि ईंट की लाइन के ढके होने के बावजूद भी वायलेट ने उसे महसूस कर लिया। इसका मतलब साफ था कि हुडू कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक कड़वा सच है, और वायलेट के दिल में कैरोलाइन के लिए भयानक दुश्मनी छिपी हुई थी। इसलिए अब बिना एक पल गंवाए कैरोलाइन बेन को यहाँ से निकालने का प्लान बनाती है। वह रात के खाने के समय चालाकी से वायलेट की चाय में नींद की गोलियां मिला देती है। जैसे ही वायलेट बेहोश होकर गिरती है, कैरोलाइन तुरंत बेन को व्हील चेयर पर बिठाती है और हवेली के मुख्य लोहे के गेट की तरफ भागती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं। गेट पर भारी जंजीरें और बड़ा सा ताला लटका हुआ था। कैरोलाइन अपनी कार से गेट को टक्कर मारकर तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जोरदार एक्सीडेंट के कारण कार वहीं तबाह हो जाती है। इसी बीच वायलेट को होश आ जाता है और वह हाथ में बंदूक लिए कैरोलाइन को ढूंढने निकल पड़ती है। हालात बेकाबू होते देख कैरोलाइन बेन को बगीचे की घनी झाड़ियों के पीछे छिपा देती है और खुद एक छोटी नाव में बैठकर दलदल के रास्ते किसी तरह वकील ल्यूक मार्शल के ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस पहुंचते ही कैरोलाइन हांफते हुए ल्यूक को सारी बात बताती है कि कैसे उसने बेन को झाड़ियों में छिपाया है और उन्हें फौरन पुलिस को बुलाना होगा। इससे पहले वह कुछ और कहती कि तभी ल्यूक का फोन बज उठा, जिससे वह बातें करने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता। लेकिन तभी कैरोलिन की नजर ल्यूक की मेज पर पड़े कुछ कागजात और तस्वीरों पर पड़ती है, जो कि उसकी ही थी, और यह उस वक्त की तस्वीरें थीं जब वो ल्यूक से मिली भी नहीं थी। यह देखकर कैरोलाइन के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसकी नजर खुले हुए ड्रॉर पर पड़ी, जिसके अंदर उसे वही 3 सांपों के मुंह वाली अंगूठी मिली जो उसने एटिक वाले कमरे में देखा था। इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ एक पुरानी स्केलेटन चाबी भी मौजूद थी, जिसका टूटा हुआ टुकड़ा कैरोलाइन को उसी एटिक के ताले में फंसा मिला था। इन सारी चीजों का ल्यूक के पास होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था ल्यूक भी इस पूरे काले खेल में वायलेट के साथ मिला हुआ था। और सबसे भयानक सच तो यह था कि बली बेन की नहीं बल्कि खुद कैरोलाइन की दी जाने वाली थी। खौफ से कांपती कैरोलाइन जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है, ल्यूक पीछे से आकर एक पतली तार से उसका गला घोंट देता है, जिससे कैरोलाइन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब कैरोलाइन को होश आता है तो वह ल्यूक की कार में खुद को बंधा हुआ पाती है। ल्यूक उसे घसीटते हुए वापस उसी हवेली के अंदर ले आता है। हवेली में कदम रखते ही वायलेट तुरंत कैरोलाइन की आंखों में एक खौफनाक हुडू पाउडर झोंक देती है और उस पर टूट पड़ती है। लेकिन कैरोलाइन पूरी ताकत लगाकर खुद को संभालती है और वायलेट को जोरदार धक्का दे देती है, जिससे वायलेट सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे जा गिरती है और उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर कैरोलाइन तुरंत ऊपर भागती है और टेलीफोन उठाकर अपने दोस्त और पुलिस को कॉल लगा देती है और चीखते हुए पुलिस को बताती है कि 2 लोग उस पर काला जादू करके उसका शरीर छीनना चाहते हैं। कॉल काटते ही वह सीधे उसी रहस्यमयी एटिक वाले कमरे की तरफ भागती है, लेकिन कमरे के अंदर कदम रखते ही कैरोलाइन के होश उड़ जाते हैं। पूरा कमरा दर्जनों जलती हुई मोमबत्तियों से रोशन था। वायलेट और ल्यूक ने आज ही रात कैरोलाइन की बलि देकर उसका शरीर छीनने की सारी तैयारियां पूरी कर रखी थी। तभी कैरोलिन को उस पन्ने का ख्याल आता है जो उसने वायलेट से छीना था। दरअसल उस पन्ने पर खुद को काले जादू से बचाने के लिए एक सुरक्षा घेरा बनाने का तरीका लिखा हुआ था। कैरोलिन बिना एक पल गंवाए जलती हुई मोमबत्तियों के बीचों बीच फर्श पर वह सुरक्षा घेरा बना देती है और उसके अंदर खड़ी होकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगती है। कैरोलिन का मानना था कि जब तक वह इस घेरे के अंदर खड़ी है तब तक वायलेट का कोई भी काला जादू उस पर असर नहीं कर पाएगा। यह देखकर वायलेट जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, बेवकूफ लड़की, यह घेरा तुम्हारी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि तुम्हें कैद करने के लिए है। तुम्हें इस तंत्र में फंसाने की चाल मेरी ही थी। बेहोश होने से पहले मैंने जानबूझकर उस सुरक्षा चक्र को बनाने का नाटक किया था ताकि तुम्हें लगे कि यह खुद को बचाने का तरीका है और तुम खुद अपने हाथों से इस घेरे में आकर कैद हो जाओ। और तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। यह सुनकर कैरोलिन के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आता है कि वह इतने दिनों से जिस जाल को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, असल में वह जाल उसी को फंसाने के लिए बिछाया गया था। अब वायलेट हंसते हुए उसके सामने एक बड़ा सा शीशा कर देती है, जिसके अंदर कैरोलिन को वो सारी भटकती हुई आत्माएं दिखाई देने लगती हैं जिन पर पहले हुडू जादू किया जा चुका था। इसके बाद वायलेट तुरंत उस भारी शीशे को पूरी ताकत से कैरोलिन की तरफ धक्का दे देती है। शीशा कैरोलिन से टकराता है और एक बहुत बड़ा रूह कंपा देने वाला धमाका होता है। तभी फिल्म का सबसे बड़ा और दिमाग हिला देने वाला सच हमारे सामने आता है। सच ये था कि 90 साल पहले फांसी पर पापा जस्टिफाई और मामा सिसिल नहीं जलाए गए थे, बल्कि उस रात फांसी पर लटकाए जाने से ठीक पहले पापा जस्टिफाई और मामा सिसिल ने हुडू बलि देकर अपनी आत्माओं को घर के उन दोनों छोटे बच्चों के शरीरों में ट्रांसफर कर लिया था। यानी फांसी पर तो थॉर्पे परिवार के बेकसूर बच्चे जला दिए गए थे। आगे चलकर जब वे बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने अपनी आत्माओं को बेन और वायलेट के जवान शरीरों में ट्रांसफर कर लिया।
और अब जब बेन और वायलेट के शरीर बूढ़े और लाचार हो चुके थे तो उन्हें दो नए और जवान शरीरों की तलाश थी। ल्यूक नाम का जो वकील शुरुआत से कैरोलिन की मदद कर रहा था, वह असल में कोई वकील था ही नहीं, बल्कि उसके शरीर के अंदर पापा जस्टिफाई की आत्मा थी। और आज मामा सिसिल ने कैरोलिन के खूबसूरत और जवान शरीर पर कब्जा कर लिया था। धमाके के बाद फर्श पर वायलेट और कैरोलिन दोनों बेसुध पड़ी हुई थी। अब कैरोलिन की आत्मा वायलेट के उस 80 साल के बूढ़े, जर्जर और लकवाग्रस्त शरीर में जा चुकी थी, जबकि मामा सिसिल की शैतानी आत्मा कैरोलिन के जवान और स्वस्थ शरीर में उठ खड़ी होती है। असली कैरोलिन, जो अब बूढ़ी वायलेट के शरीर में कैद हो चुकी थी, वह फर्श पर पड़ी पड़ी तड़प रही थी, लेकिन चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी नए रूप में खड़ी मामा सिसिल कैरोलिन के पास जाती है और उसे जबरदस्ती वही लकवा पैदा करने वाली दवा पिला देती है जो वह पहले बेन को पिलाया करती थी। दवा पीते ही कैरोलिन का पूरा शरीर पूरी तरह से सुन्न हो जाता है और वह सिर्फ अपनी आंखें मटकाने के काबिल रह जाती है। अगली सुबह हवेली के बाहर एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां पहुंचती हैं। स्ट्रेचर पर दो लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। एक था बेन, जिसके अंदर असली वकील ल्यूक की आत्मा कैद थी, और दूसरी थी बूढ़ी वायलेट, जिसके अंदर बेबस कैरोलिन की आत्मा फंसी हुई थी। वे दोनों लाचार होकर एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन सच बताने की हालत में नहीं थे। तभी कैरोलिन की दोस्त जिल वहां पहुंचती है। नया ल्यूक यानी पापा जस्टिफाई और नई कैरोलिन यानी मामा सिसिल बाहर खड़े होकर शातिर मुस्कान मुस्कुरा रहे थे। ल्यूक जिल के पास जाकर कहता है, बहुत दुख की बात है जिल, लेकिन जाने से पहले बेन और वायलेट अपनी वसीयत में ये पूरी हवेली और जायदाद कैरोलिन के नाम कर गए हैं। कैरोलिन के शरीर में मौजूद मामा सिसिल एक सिगरेट सुलगाती है और धुएं का छल्ला उड़ाते हुए जिल से कहती है, हाँ, मुझे यह हवेली बहुत पसंद आई और मैं अब यहीं रहने वाली हूँ। इसके बाद एम्बुलेंस कैरोलिन और ल्यूक को उनके ही तड़पते पुराने शरीरों के साथ लेकर दूर चली जाती है और वह शैतानी तांत्रिक जोड़ा नए जवान शरीर हासिल करके एक बार फिर उस हवेली पर अमर होकर राज करने लगता है। और इसी खौफनाक मोड़ के साथ इस बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का अंत हो जाता है। अगले वीडियो में मेरे ये सारे सब्सक्राइबर्स थे। अगर आपको भी इस लिस्ट में आना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।